नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल भले ही फिलहाल ठंडे नजर आ रहे हैं, लेकिन जंग की आग कभी भी सुलग सकती है। इस बीच दुनिया के दूसरे फ्रंट्स पर भी जंग की आग धधक सकती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने उन्हें ऐसी जंग में फंसाया कि अमेरिका के लिए एक एक दिन बहुत भारी है। अमेरिका ना तो इस जंग से निकल पा रहा है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। ईरान ने होर्मुज कब्जाया हुआ है, लेकिन अमेरिका के लिए तेल की सप्लाई होर्मुज से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जंग की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त असर है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि हालात नहीं सुधरे तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में भी चूक गए। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि मिडिल ईस्ट में तबाही की आग धधकने लगी। अमेरिकी बेस और इजराइल में जबरदस्त नुकसान हुआ। इस बीच ऐसी खबर आई जिसने दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को फिर से दहलाया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस हमले में ईरान ने कई दशक पुराने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। बताएंगे आपको इस खबर को विस्तार से। फिर बताएंगे आपको ताइवान को अमेरिकी संरक्षण तो प्राप्त है, लेकिन ताइवान खतरे में है, क्योंकि अमेरिका खुद ईरान के साथ जंग में उलझा है और ऐसे में चीन के लिए एक ऐसी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है जिससे वो ताइवान के करीब जा रहा है। चीन लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जो ताइवान और चीन के तनाव को बढ़ा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के जंग में फंसने का फायदा चीन उठाएगा और ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते करते सीमा ही बदल डालेगा। इसके बारे में भी आज हम आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य विमानों की एक्टिविटी बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना के विमानों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। C-17A ग्लोब मास्टर जैसे विमानों की आवाजाही बढ़ी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी सेना या तो यहां से वापस जा रही है या फिर गोला बारूद और रसद की आपूर्ति यहां पर दोबारा कराई जा रही है। हालांकि C-17 ग्लोब मास्टर्स विमानों की आवाजाही क्यों बढ़ी है, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके दो अनुमान हैं। या तो अमेरिकी सेना की निकासी का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है, या फिर अमेरिका एक बार फिर से हथियार और गोला बारूद इस इलाके में भर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका को ईरान का नया शांति प्रस्ताव दिया गया है। अमेरिका को ईरान ने एक नई लिस्ट दी है। ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट्स वाली लिस्ट भेजी है। वहीं यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज का ब्लॉकेड जल्द खत्म होना चाहिए, दोबारा युद्ध ना हो इसकी गारंटी मिलनी चाहिए, और ईरानी सीमा से अमेरिकी सैन्य बलों की तत्काल वापसी होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे की बात हो पाएगी। यानी ईरान ने एक बार फिर से अपनी शर्तें क्लियर कर दी हैं। जब तक अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएगा तब तक बातचीत का सवाल नहीं उठता है। वहीं अमेरिका नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाने की जिद पर अड़ा हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए राहें मुश्किल हो गई। ट्रंप के लिए हर गुजरता दिन बेहद भारी पड़ रहा है, क्योंकि जंग में अमेरिका को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, बल्कि उसे हथियारों और सैन्य साजो सामान के मामले में भी भारी नुकसान हुआ है, और इसे भरने में अमेरिका को लंबा वक्त लगेगा। यही नहीं, जंग की आंच से अमेरिकी जनता भी नहीं बची है। इस जंग ने अमेरिकी इकोनॉमी की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के साथ युद्ध की जिद अमेरिका पर पड़ रही है भारी। आसमान छूती तेल की कीमतें और डिमांड डिस्ट्रैक्शन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो चक्रव्यूह रचा, उसकी आग अब खुद व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में जबरदस्त डिमांड डिस्ट्रक्शन उभर कर सामने आ रहा है।
यानी इसे अमेरिका के पतन की आहट माना जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और गैस की कीमतें इतनी बेकाबू हो चुकी हैं कि अमेरिकी नागरिकों ने अब हार मानकर अपनी जरूरतों का गला घोंटना शुरू कर दिया। और जब लोग महंगाई से तंग आकर ईंधन का इस्तेमाल ही बंद कर दें तो समझ लीजिए कि उस देश का आर्थिक इंजन सीज होने वाला है। आम अमेरिकी की मेहनत की कमाई और टैक्स की बचत अब विकास के काम नहीं आ रही, बल्कि तेल के भारी भरकम बिल चुकाने में जा रही है। ईरान के साथ तनाव बढ़ाकर अमेरिका ने ही अपनी बर्बादी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ईंधन की बढ़ती कीमतें और हर अमेरिकी परिवार के लिए एक अनचाहे वॉर टैक्स की तरह ही है। और जब पैसा ईंधन में जा रहा हो तो लोग फ्रीज, कार, वॉशिंग मशीन जैसी चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे कंपनियों का मुनाफा भी गिर रहा है। खबरों के अनुसार सेल्स और माल ढुलाई महंगे होने की वजह से अमेरिकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं। महंगाई को काबू करने के नाम पर फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरें भी बढ़ा सकता है, और अगर ऐसा हुआ यकीनन कर्जा लेना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की युद्ध वाली नीति ने लोगों के जीने का ढंग बदल दिया। लोग अब मजबूरन पेट्रोल गाड़ियां छोड़कर घरों में कैद होकर वर्क फ्रॉम होम तलाश रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हालात सुधरेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और हालात सुधरेंगे भी या फिर और विकराल होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान से विवाद आखिर कब सुलझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच कतर में हमले की खबर है। अमेरिकी सैन्य अड्डों को फिर से निशाना बनाया गया है। ईरानी हमले से अमेरिकी सैनिकों में अफरा तफरी हो गई है। ईरानी मीडिया ने अटैक की बात कही है और कहा है कि ईरान ने ही यह हमला करवाया है। ये अमेरिकी सैन्य बेस की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। कतर में बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है ईरान ने। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले की खबर है। अमेरिकी सैनिकों में काफी अफरा तफरी का माहौल इस हमले के बाद, और मिडिल ईस्ट में अभी तक ईरान ने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। सैनिक इस वक्त कैंप में रहने को मजबूर हैं। वो ऐसी किसी भी जगह पर नहीं रह रहे हैं जहां पर संभावित हमले की आशंका हो। और कतर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान का बहुत बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर आ रही है रॉयटर्स के हवाले से। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है यूएस। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है, हमारे पास हमले के लिए विकल्प खुले हुए हैं। हम फिर से ईरान को निशाना बना सकते हैं, ईरान पर फिर से हमला कर सकते हैं। इस वक्त की बहुत
बड़ी जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। अगर होर्मुज को ईरान बंद रखता है तो हम हमला फिर से शुरू कर सकते हैं। तो क्या ईरान की आर्थिक और रणनीतिक लाइफलाइन खत्म हो जाएगी? क्या ईरान के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं? बड़ी खबर यह है कि ईरान के पास अब सिर्फ 22 दिन का तेल रिजर्व है। डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज नाकेबंदी ईरान की कमर तोड़ रहा है। क्या होगा अगर ईरान के पास तेल खत्म हो गया? क्या दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी? एक रिपोर्ट देखते हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ईरान के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। रिसर्च की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में कच्चे तेल का स्टोरेज, जिसे हम क्रूड ऑयल स्टोरेज कहते हैं, वो अब महज 22 दिन या उससे कम का बचा है। यानी अगर आने वाले दिनों में तेल की निकासी नहीं हुई तो ईरान के गोदाम पूरी तरह फुल हो जाएंगे और प्रोडक्शन को बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तस्वीरें गवाह है कि कैसे ईरान के स्टोरेज साइट्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगर स्थिति यही रही तो मई के मध्य तक ईरान को अपने रोजाना के प्रोडक्शन में 1.5 मिलियन बैरल की भारी कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इसे आप ईरान की आर्थिक घेराबंदी कह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि ईरान इस कगार पर कैसे पहुंचा। इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां। होर्मुज की खाड़ी ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदता है, लेकिन यहां इस वक्त अमेरिकी नौसेना का पहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पोर्ट्स पर जो नेवल नाकेबंदी लागू की है वो ईरान के लिए काल बनकर आई है। रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान पहले ही रोजाना 2.5 मिलियन बैरल की कटौती झेल चुका है। अब एक्सपोर्ट के आंकड़े देखिए जो हैरान कर देने वाले हैं। मार्च में जो एक्सपोर्ट 1.85 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, वो अब गिरकर सिर्फ 5,67,000 बैरल पर आ गया। लोडिंग में 70% की गिरावट ये सीधे तौर पर ट्रंप की नाकेबंदी का नतीजा है। कोई भी टैंकर न अंदर आ पा रहा है न बाहर। ईरान के हाथ पैर बंधे हुए हैं। इस पूरे खेल में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि खुद अमेरिका और पूरी दुनिया पिस रही है। होर्मुज स्ट्रेट से तेल टैंकरों का गुजरना बंद हो चुका है। इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे देशों पर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में मची इस हलचल के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ रही है। अमेरिका में भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन ट्रंप झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड साफ है, नो एग्रीमेंट, नो रिलैक्सेशन। इस जिद के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट एक वोलेटाइल मोड में आ गया है।
ईरान के पास 22 दिन के बाद क्या विकल्प है? क्या वो झुककर कोई समझौता करेगा या फिर ये तनाव मिडिल ईस्ट को किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक देगा? ईरान की इकोनॉमी जो पूरी तरह से तेल पर टिकी है, उसके लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति काम कर रही है या दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जा रही है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, आने वाले दिन बेहद नाजुक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, ईरानी उप विदेश मंत्री ने अमेरिका को धमकी दी है। ईरानी उप विदेश मंत्री काजिम ने कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने में सक्षम है। अमेरिका किसी गलत फहमी में न रहे, किसी मुगालते को ना पाले। अब गेंद अमेरिका के पाले में है। यूएस कूटनीति का रास्ता चुनता है या टकराव का रास्ता चुनता है, ये यूएस के ऊपर है, वो क्या चुनता है। लेकिन अगर यूएस ये सोच रहा है कि ईरान इस वक्त कमजोर स्थिति में है और ईरान पर हमला करके उसे झुकाया जा सकता है, तो ये अमेरिका की गलतफहमी में है। ये ईरानी उप विदेश मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने में ईरान पूरी तरीके से सक्षम है। तो क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपर पावर होने का दावा महज एक दिखावा रह गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अपनी ही जनता से झूठ बोल रहा है? मिडिल ईस्ट के रण में जो हुआ वो अमेरिका के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक सच हो सकता है। 65 साल पुराने ईरान के बूढ़े शेर यानी F-5 फाइटर जेट ने अमेरिकी हवाई सुरक्षा को ऐसा चकमा दिया कि पेंटागन की नींव तक हिल गई। ट्रंप दावा करते रहे कि ईरान खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका की हार को छिपाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अमेरिका के कई सैनिक मारे गए हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये कोई आम खबर नहीं है, ये अमेरिका के रक्षा तंत्र की विफलता की कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स ने वाशिंगटन की पोल खोल दी है। जिस F-5 लड़ाकू विमान को अमेरिका ने खुद दशकों पहले ईरान को दिया था, आज उसी विमान ने अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेद कर कुवैत में तबाही मचा दी है। सवालों के घेरे में अमेरिका की वो अजेय डिफेंस सिस्टम है जिस पर दुनिया को नाज था। कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि किसी दुश्मन के फिक्स्ड विंग विमान ने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया और अमेरिका को खबर तक नहीं हुई। ईरान ने दिखा दिया कि तकनीक पुरानी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर मजबूत हो तो सुपर पावर का गुरूर भी खाक में मिलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट और अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक ये नुकसान मामूली नहीं था। ईरान ने सिर्फ कुवैत ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और कतर में भी अमेरिकी ठिकानों को दहलाया और तबाही मचाया।
AEI का दावा है कि ईरान ने 11 ठिकानों पर 100 से ज्यादा लक्ष्यों को हिट किया। वो आंकड़े जो ट्रंप प्रशासन को चुभ रहे हैं, उसमें $5 अरब से ज्यादा की संपत्ति स्वाहा हो गई। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। 400 से ज्यादा सैनिक अस्पताल में भर्ती हुए। पेंटागन ने इन आंकड़ों पर चुप्पी साध रखी है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि तबाही असल में अमेरिका के खेमे में मची है। सच्चाई छिप नहीं रही, बल्कि बाहर आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में अब अपने ही नेता सवाल उठा रहे हैं। रिपब्लिकन सांसदों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि हम हफ्तों से सच जानना चाह रहे हैं, लेकिन हमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ अमेरिका अपना नुकसान छिपा रहा है, तो दूसरी तरफ पेंटागन रिकॉर्ड तोड़ बजट की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि अगर ईरान तबाह हो चुका है, तो फिर इतना विशाल बजट किसके लिए? क्या ये पैसा अपनी हार को छिपाने के लिए खर्च किया जा रहा है? यही वो अनसुलझे सवाल है जो ट्रंप की शांति वार्ता की पोल खोल रहे हैं। कहते हैं युद्ध के मैदान में पहला शिकार सच ही होता है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए भले ही जनता को अंधेरे में रखा हो, लेकिन ईरान का ये F5 दांव लंबे समय तक अमेरिका को परेशान करता रहेगा। आज अमेरिका भले ही मेज पर बैठकर शांत की बातें कर रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो नुकसान हुआ है, उसने दुनिया को बता दिया है कि महाशक्ति का तिलिस्म अब टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो अमेरिका क्यों तबाह हुआ? क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान ने जंग के दौरान मिडिल ईस्ट में कहां-कहां हमले किए हैं। ईरान ने 7 मिडिल ईस्ट देशों पर हमले किए और 11 अमेरिकी बेस पर अटैक किए। 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 9 सेंटर तबाह किया। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया। कुवैत में कैंप आरिफ जान, कैंप बुहेरिंग पर भी अटैक किया। कुवैत में शुएबा पोर्ट और कैंप बुहेरिंग पर बमबारी की। यूएई के अल धफरा एयरबेस पर और अल रुवाइस मिलिट्री बेस पर अटैक किया। कतर में अल उदीद एयरबेस पर हमले किए। इराक के एरबिल मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया। जॉर्डन के मुआफक साल्ती एयरबेस को निशाना बनाया। ये वो इलाके हैं जो अमेरिकी गढ़ माने जाते थे।
इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इजरायली पीएम की तरफ से नेतन्याहू ने बड़ा बयान दे दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम नए और खतरनाक विमान खरीद रहे हैं। ये विमान ईरानी आसमान तक आसानी से पहुंच सकते हैं, ये कहना है बेंजामिन नेतन्याहू का। यानी ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है इजरायल के पीएम ने। इजरायल के पीएम ने कहा है कि हम नए और खतरनाक विमान खरीद रहे हैं। ये विमान ईरानी आसमान में आसानी से पहुंच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इजरायल इस युद्ध का अंत नहीं चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। स्पेन ने इजरायल से बड़ी मांग कर दी है। स्पेनी नागरिक को रिहा करने की मांग की है। गाजा की ओर जा रहे जहाज पर यह पकड़ाया गया था। स्पेन ने लगाया गलत तरीके से पकड़ने का आरोप। स्पेन ने कहा कि वो गाजा वहां के हालात को देखने के लिए जाना चाहता था, लेकिन इजरायल ने गलत तरीके से इस व्यक्ति को न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि उसे गिरफ्तार किया। और अब स्पेन ने कहा है कि इजरायल इस व्यक्ति को, स्पेनी नागरिक को फौरन रिहा कर दे। लेकिन इजरायल जहां दुनिया भर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, खास करके ईरान, मिडल ईस्ट, गाजा में, तो इजरायल की सियासत भी उतनी अशांत है। एक ऐसा भूकंप जिसने तेल अवीव को हिला दिया। दशकों तक इजरायल की राजनीति पर राज करने वाले आयरन मैन बेंजामिन नेतन्याहू का अभेद्य किला दरक रहा है। दो धुर विरोधी नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने हाथ मिला लिया है। मकसद सिर्फ एक है, बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरीके से इजरायल की सत्ता से बेदखल करना। तो क्या ईरान के साथ जंग और घर में बगावत, नेतन्याहू इस दोहरी मार को झेल पाएंगे? इजराइल की राजनीति में पिछला दिन किसी धमाके से कम नहीं रहा। जिन नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड को एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था, आज वो एक मंच पर है। उन्होंने अपनी पार्टियां मर्ज कर ली हैं और नई पार्टी का ऐलान किया है, टुगेदर। एक तरफ बेनेट है जो कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा रखते हैं, दूसरी तरफ लैपिड है जो उदारवादी और सेकुलर सोच के झंडा बरदार हैं। विचारधारा की दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन आज दोनों का एक ही विजन है, इजराइल को बचाना। यायर लैपिड ने भावुक होकर कहा कि ये कदम देश को आंतरिक विभाजन से बचाने की कोशिश है। 2021 में भी इसी जोड़ी ने नेतन्याहू को 12 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका था। एक बार फिर वो इतिहास दोहराने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि नेतन्याहू जैसा चाणक्य नेता जो दशकों से हर राजनीतिक दांव को मात देता आया है, वो आज इतना कमजोर क्यों नजर आ रहा है? नेतन्याहू के लिए 2026 की जंग करो या मरो की स्थिति है। 2023 के हमलों के बाद से उनकी मिस्टर सिक्योरिटी वाली छवि तार तार हो चुकी है। इजराइल के लोग उनसे नाराज हैं। ऊपर से सेहत का संकट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेतन्याहू एक तरफ युद्ध के मोर्चे संभाल रहे हैं तो दूसरी तरफ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं।
हालिया सर्वे किसी भी स्थिति में नेतन्याहू की जीत का इशारा नहीं कर रहे हैं। इजराइल की जनता अब बदलाव चाहती है। जो नेतन्याहू कभी अपराजय माने जाते थे, आज वो अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। टुगेदर पार्टी का उदय उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा है। राजनीति भी क्या अजीब चीज है। जो नेतन्याहू ईरान में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहे थे, यानी रेजिम चेंज करने की बातें कर रहे थे, आज खुद अपनी सत्ता बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ, यही इस पूरे ड्रामे का सबसे दिलचस्प और दर्दनाक पहलू है। नेतन्याहू ईरान को चुनौती दे रहे थे, तेहरान को बदलने की बातें कर रहे थे, लेकिन खुद इजराइल की कुर्सी हिली है। ईरान के साथ छिड़ी जंग ने इजराइल की इकोनॉमी और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जंग लड़ना नेतन्याहू को भारी पड़ रहा है। जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, उसका असर घरेलू राजनीति पर साफ दिख रहा है। जनता महंगाई और सुरक्षा के नाम पर अब नेतन्याहू से सवाल कर रही है। ईरान में तो सत्ता नहीं बदली, लेकिन क्या नेतन्याहू की अपनी कुर्सी का जाना तय है? ये बड़ा सवाल है। 2026 का चुनाव अब सिर्फ एक चुनावी मुकाबला नहीं है, ये इजराइल के राजनीतिक चरित्र की लड़ाई है। क्या नेतन्याहू का युग वाकई खत्म हो गया है, या फिर टुगेदर पार्टी का गठबंधन महज एक और अस्थायी कोशिश बनकर रह जाएगा? इजराइल के जख्म गहरे हैं और जनता मरहम ढूंढ रही है। बेनेट और लेपेट की जोड़ी क्या वाकई वो मरहम साबित होगी, या फिर नेतन्याहू अपनी आखिरी चाल चलकर सबको चौंका देंगे? दुनिया की नजरें अब इजराइल की सियासत पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अब्बास अराक्ची और फ्रांस के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। युद्ध पर ईरान ने अपना रुख साझा किया है। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। होर्मुज मामले पर भी चर्चा हुई है। ईरान ने अपनी चिंताओं से फ्रांस के विदेश मंत्री को अवगत कराया और यह भी बताया कि होर्मुज को ईरान ने पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं किया हुआ है। अमेरिका और इजरायली शिप्स पर बैन लगाया है, लेकिन अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट की वजह से होर्मुज पूरी तरीके से ठप है। इस बात से यूरोप भी बहुत ज्यादा नाराज है अमेरिका से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान से तेल खरीदना जारी रखेंगी चीनी कंपनियां और इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चीन की 5 रिफाइनरी ईरान से तेल खरीदती रहेगी। चीन ने कहा है ईरान का कोई भी प्रतिबंध स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी सैंक्शन नहीं मानेंगे। अमेरिका ने चीन की 5 कंपनियों पर सैंक्शन लगाया है, बैन लगाया है। यूएस ने तेल खरीदने को लेकर यह बैन लगाया है, लेकिन अब चीन ने इस बैन को मानने से इनकार कर दिया है। ईरानी तेल पर प्रतिबंध मानने से चीन ने साफ साफ मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं ड्रैगन ने अमेरिका के प्रभुत्व को, दादागिरी को खुली चुनौती दे दी है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इसके नतीजे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाले होंगे। इस वक्त दुनिया में कई जगहों पर जंग की आग धधक रही है। यूक्रेन की जमीन रूस के बारूद से दहल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर है, लेकिन हमले अब भी जारी हैं। वहीं पूर्वी एशिया में कभी भी जंग सुलग सकती है। चीन कभी भी ताइवान के खिलाफ कदम उठा सकता है।
फिलहाल दुनिया में माहौल चीन के पक्ष में दिख रहा है। अमेरिका खुद भी ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। लिहाजा ताइवान के लिहाज से चीन के लिए इस वक्त आसमान खुला है। चीन तेजी से सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। वो न केवल अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, नए नए हथियारों पर रिसर्च कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों में दहशत फैलाने, उनकी सीमा में घुसपैठ और उन पर कब्जे की कोशिश तक शामिल है। चीन की दादागिरी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी है ताइवान, पूर्वी एशिया का छोटा सा देश जो अभी तक अमेरिका के सुरक्षा कवच में खुद को महफूज समझ रहा है, जो अपनी चिप टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरी दुनिया में धाक जमा चुका है। ताइवान हमेशा से ही चीन की अधीनता का विरोध करता रहा है, लेकिन ताइवान का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका खुद ही जंग में उलझा है। दुनिया पर आई आपदा में चीन के हाथ अब सर लग गया है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि चीन ने ताइवान की घेराबंदी तेज करते हुए अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए हैं, जिसे उसके 2027 के डार्क प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन विमानों में से ज्यादातर ने मेशियन लाइन को पार कर घुसपैठ की, जिससे इलाके में भारी तनाव पैदा हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन अपने डार्क प्लान को साल 2027 तक पूरा करना चाहता है। वो ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट यानी सबसे जरूरी मुद्दा बताता है। माना जा रहा है कि अपने खतरनाक इरादे की वजह से चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में अपने 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नेवल शिप्स तैनात कर दिए। इन 10 में से 9 विमानों ने ताइवान की मध्य रेखा को पार किया और उसके उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एयर डिफेंस एरिया में घुसपैठ की। खबरों के अनुसार इससे पहले भी चीन के 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 9 नेवल शिप्स ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। चीन के लिए ताइवान बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि ताइवान पर कब्जा करके चीन दुनिया में अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है। इसके अलावा ताइवान की भौगोलिक परिस्थिति काफी अहम है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में एंट्री मिल सकती है। वो अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे अहम ठिकानों के लिए चुनौती बन सकता है। इसके अलावा वो दुनिया के अहम व्यापारिक रूट को भी प्रभावित कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करके चीन अपनी बादशाहत का ऐलान करना चाहता है, क्योंकि ताइवान पर कब्जे का मतलब है सुपर पावर अमेरिका को चुनौती, और फिलहाल हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के लिए चीन से जंग में खुद को बचाना ही मुश्किल हो सकता है। साफ है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन के मेन लैंड के साथ जोड़ना चाहते हैं। वर्तमान में चीन जिस तरह से रोजाना एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजकर ताइवान के धैर्य को परख रहा है, वो किसी बड़े हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब सवाल यह है कि ताइवान पर ड्रैगन की नजर क्यों है? आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। सबसे बड़ा रीजन है सेमीकंडक्टर। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है और बहुत एडवांस चिप्स बनाती है। दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान में बनाए जाते हैं, जो कंप्यूटर, मिसाइल, फाइटर जेट्स, टीवी, लैपटॉप, हर चीज के लिए जरूरी है। ताइवान की फैक्ट्रियों में तबाही से चीन को भी आर्थिक नुकसान। चीन की मशीनें और गैजेट्स में सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत इस्तेमाल होता है। ताइवान के जरिए चीन दुनिया में धाक जमाना चाहता है। ताइवान की सीमा में अक्सर घुसपैठ चीन की सेना करती रहती है। एक और इंपॉर्टेंट रीजन है यूएस और ताइवान का बहुत क्लोज होना। अमेरिका ने ताइवान को हथियार दिए हैं। ताइवान के पास अमेरिका का हिमास रॉकेट सिस्टम है, जो लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। अमेरिका ने ताइवान को ATACMS मिसाइलें दी हैं, जो चीन के तट पर सैन्य अड्डों को तबाह करने की ताकत रखती है। इसके अलावा ताइवान की सेना के पास जेवलिन और होवित्जर जैसे हथियार हैं। चीन की सेना को समंदर के तट पर ही रोक सकती है। इसके अलावा व्यापार का रास्ता। चीन के लिए ताइवान की भौगोलिक स्थिति काफी इंपॉर्टेंट है। ताइवान पर कब्जे से चीन को प्रशांत महासागर में पूरी तरीके से एंट्री मिल जाएगी। अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे ठिकानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। दुनिया का एक बड़ा व्यापार रूट ताइवान स्ट्रेट से भी गुजरता है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नाकेबंदी को लेकर IRGC ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। IRGC ने कहा है कि पेंटागन को नाकेबंदी के लिए अब हमने समय सीमा दे दी है। रूस और यूरोप ने वॉशिंगटन के खिलाफ अपना रुख बदल लिया है। ईरान की बातचीत की शर्तों को स्वीकार कर लिया गया है, यह IRGC ने दावा कर दिया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो सकता है कि थोड़ी देर में यह रिएक्शन आ जाए, लेकिन ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने ईरान की शर्तें मान ली। लेकिन इन सबके बीच होर्मुज आज एक डेड जोन है। जहां कभी रोज 130 जहाज निकला करते थे, वहां इक्का दुक्का जहाज ही निकल पा रहे हैं। तेल टैंकरों का अकाल, पानी पर फैला सन्नाटा, खौफ की आहट। क्या यह अघोषित युद्ध अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा? खौफ का यह साया किसी बहुत बड़े आर्थिक तूफान का संकेत दे रहा है। तस्वीरें डराने वाली है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे दुनिया की तेल की लाइफलाइन कहा जाता है, आज वहां जहाजों की आवाजाही पर मानो ताला लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही युद्ध विराम को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन इस आदेश का असर समंदर की लहरों पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 24 घंटों का आंकड़ा देखिए, महज 5 जहाज। सोचिए, जिस रास्ते से रोजाना 130 विशालकाय जहाज गुजरते थे, वहां सन्नाटा पसर गया है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया को ईंधन सप्लाई करने वाले तेल टैंकर इस इलाके से गुजरने में अपनी मौत देख रहे हैं। कोई भी बड़ी शिपिंग कंपनी इस खतरे में नहीं पड़ना चाहती। ये संकेत है कि सीज फायर सिर्फ टीवी पर है, लेकिन समंदर के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच ताकत का ऐसा खेल चल रहा है जिसने व्यापार की कमर तोड़ दी है। होर्मुज में जहाजों का रुकना मतलब दुनिया की जेब पर डाका पड़ना। सप्लाई चेन ठप हुई है तो असर सीधे बाजारों में दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम इस हफ्ते 16% तक उछल गए हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो महंगाई का बम कभी भी फट सकता है। ईरान और अमेरिका की इस जंग में पिस तो आम आदमी रहा है। अमेरिका का प्रभाव और ईरान की जिद, इन दोनों के बीच होर्मुज एक ऐसी जगह बन गई है जहां एक छोटी सी चिंगारी दुनिया भर में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकती है। ये सिर्फ जहाजों की कमी नहीं है, ये वैश्विक मंदी की आहट है जो धीरे धीरे हमारे घरों तक पहुंच रही है। तो क्या हम ये मान लें कि
होर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं बचा है। हकीकत ये है कि सीज फायर के बावजूद दोनों पक्ष एक दूसरे को आजमा रहे हैं। ये नो गो जोन बन चुका है होर्मुज। दरअसल ये बता रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये जमीन से हटकर अब व्यापारिक और रणनीतिक घेराबंदी में बदल गई है। अगर तेल टैंकरों ने यहाँ से गुजरना बंद कर दिया तो इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मतलब महंगाई की मार होगी। फिलहाल पूरी दुनिया सांसें थामे इस समंदर की ओर देख रही है। क्या ट्रम्प का ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है या वाकई ये कोई बड़ी आपदा आने से पहले की खामोशी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को इतने झटके लगे कि अमेरिका अब संभल रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वापस अमेरिका बुलाने का फैसला किया है। अमेरिका को ईरान से युद्ध में अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा। अरबों रुपए के सैन्य उपकरण खाक हो गए और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की सुपर पावर की छवि को हुआ। अमेरिका की अजेय माने जाने वाली सेना की कमजोरियां दुनिया के सामने आ गई। अब तक अमेरिका के 3 युद्धपोत हादसों का शिकार हो चुके हैं। लिहाजा उन घटनाओं में साजिश का एंगल भी सामने आया। अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस हिंगस अचानक आग की चपेट में आ गया और इसके बाद सवाल उठने लगे कि यह हादसा था या कोई बड़ी साजिश। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात यूएसएस हिंगस में इसी हफ्ते आग लगी थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये जहाज अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमान का हिस्सा है और एशियाई जल क्षेत्र में मौजूद थे। हालांकि इस बारे में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों के अनुसार इस आग से जहाज के बिजली सिस्टम और इंजन को भारी नुकसान पहुंचा।
खबर मिली कि हादसे के बाद यूएसएस हिंगस बीच समंदर में ही ठप हो गया। हादसे की वजह से जहाज का बिजली और प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया। हालांकि नुकसान कितना बड़ा है और जहाज को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इस घटना को लेकर साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस घटना को चीन की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर अब एशिया तक पहुंच गया है। शक इसलिए भी गहरा गया क्योंकि पिछले महीने ही अमेरिका के 2 और बड़े युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड में भी आग लगने की जानकारी मिली थी। यूएसएस जेराल्ड को लेकर खबर आई थी कि उसमें आग नौसैनिकों ने ही लगाई थी, क्योंकि वो बहुत लंबी जंगी तैनाती से ऊब चुके थे और जहाज पर बुनियादी सुविधाओं की कमी होने से परेशान थे। हालांकि अमेरिका ने उन खबरों को बेबुनियाद करार दिया और जहाज को मेंटेनेंस के लिए वापस भेजा। और उसे वापस आते ही दोबारा वॉर ड्यूटी पर लगा दिया गया और अब खबर है कि उसे वापस उसके बेस भेजा जा रहा है। इन घटनाओं ने अमेरिका की सैन्य क्षमताओं की कमजोरी का खुलासा किया और अब ये कमियां जग जाहिर हो चुकी हैं। जाहिर है कि ऐसी खबरें अमेरिका के लिए भविष्य में मुसीबत और उसके दुश्मनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच नॉर्थ कोरिया तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भाई, जब दुनिया में चारों तरफ हाहाकार वाली स्थिति है तो किम जोंग उन पीछे क्यों रहे? वो अपने हथियारों के जखीरे में इजाफा कर रहे हैं। इनमें न केवल पारंपरिक हथियार शामिल है, बल्कि वो अपने तरकश में परमाणु हथियार भी जोड़ रहे हैं। उत्तर कोरिया और उसका सनकी तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर दुनिया को दहशत में डाल रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के हथियारों के जखीरे में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है जो सुपर पावर अमेरिका के लिए भी मुसीबत बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया का परमाणु जखीरा अब इस लेवल तक पहुंच रहा है जहां से वो अमेरिका के अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को भी नाकाम साबित कर सकता है। यानी वो अमेरिका के करीब 65 अरब डॉलर के ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस यानी GMD को भी डुबो सकता है।
पश्चिमी मीडिया के अनुसार उत्तर कोरिया ने वांगसोंग 15, वांगसोंग 17, वांगसोंग 18 और वांगसोंग 19 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें विकसित कर ली। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पास फिलहाल करीब 50 परमाणु वॉरहेड है और उसकी सालाना क्षमता करीब 20 नए वॉरहेड बनाने की है। यानी इस रफ्तार से उसके परमाणु हथियारों की संख्या साल 2035 तक 290 तक पहुंच सकती है। कह सकते हैं कि अगर उत्तर कोरिया का जखीरा इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो इजराइल, पाकिस्तान और ब्रिटेन के हथियार भंडार को भी पार कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर कोरिया की छोटी दूरी की मिसाइलें एशिया में अमेरिकी सहयोगियों और गुआम में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का मादा रखती हैं। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया ने अपनी परमाणु नीतियों में बड़े बदलाव किए, जिनमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल सबसे बड़ा और अहम बदलाव है। उत्तर कोरिया की वांगसोंग 18 और वांगसोंग 19 जैसी मिसाइलें ठोस ईंधन से चलती हैं। यानी इन्हें न केवल लंबे समय तक छिपा कर रखा जा सकता है, बल्कि लॉन्चिंग के लिए तैयार होने में भी काफी कम समय लगता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अमेरिकी उपग्रहों के लिए भी इन्हें लॉन्चिंग से पहले पकड़ना बेहद मुश्किल है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अब छोटे परमाणु हथियारों पर जोर दे रहा है, जो किसी बड़े शहर को नेस्तनाबूद करने के लिए नहीं, बल्कि जंग के मैदान में दुश्मन की सेना को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। रूस के उत्तर कोरिया की बड़ी ताकत बन सकती है। दोनों देशों की साझेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के जवानों का रूस की ओर से हिस्सा लेना रहा है। खुद किम जोंग उन ने माना कि उत्तर कोरिया की कई जवान रूस की ओर से जंग करते हुए मारे गए। बात करें परमाणु हथियारों की, तो रूस उत्तर कोरिया को तकनीक उपलब्ध कराता है। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। खबरें लगातार जारी हैं, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।